साल था 2019। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की हवा गर्म चल रही थी। वहीं इससे दूसरे वेस्ट बंगाल की सड़कों पर कुछ और ही बवाल चल रहा था। मामला 2460 करोड़ रुपए की ठगी का था और जो नाम सामने आ रहा था उसका वेस्ट बंगाल में सिक्का चलता था। सीबीआई तो मान चुकी थी कि इस शख्स को अपने शिकंजे में दबाकर ही चैन लेगी, लेकिन इनके बीच बस एक महिला थी जो दीवार बनकर खड़ी थी और ये थी बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी, जिन्होंने कसम खा ली थी कि वो तब तक इस धरने से नहीं उठेंगी जब तक इस शख्स को सीबीआई के फंदे से नहीं बचा लेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये शख्स था कौन? ममता बनर्जी इसे बचाने के लिए क्यों सड़कों पर थी? क्या ये उनका कोई पॉलिटिकल गेम था या फिर उनका कोई ऐसा राज था जो इस शख्स के चंगुल में कैद था? साल 2019 में सीबीआई के गले की हड्डी बनने वाला ये शख्स डीजीपी राजीव कुमार था। जी हाँ, इसका नाम, इसका चेहरा और इसका काम जितना कंट्रोवर्शियल सीबीआई के लिए बना हुआ था, उतनी ही करीबी इसकी ममता दीदी की पार्टी से थी। तभी तो 2019 में वो इस अवसर के लिए केंद्र से तक भिड़ने को राजी हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ केवल 2019 में शुरू नहीं हुआ, बल्कि डीजीपी की वर्दी पहने राजीव कुमार की कहानी पहले से ही काफी सनसनीखेज थी। इनका जन्म जनवरी 1966 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से इनका सिलेक्शन भी आईटी रुड़की में हो गया था और यहाँ से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने अपने करियर का रुख बदला। दरअसल राजीव कुमार कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और कमाल ये था कि इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। साल 1879 में उत्तर प्रदेश कैडर से वो इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में शामिल हुए और आईपीएस बनते ही उन्होंने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 90 के दशक में उन्होंने बीरभूम जिले में कोयला माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ी और कई कोयला माफियाओं को अपने शिकंजे में जकड़ा। याद रहे, ये वो वक्त था जब पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ कोई पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने का गूदा नहीं रखता था, लेकिन यहाँ भी वो छा गए। बिना डरे वो अपना काम करते रहे और सुर्खियां बटोरते रहे। इस दौरान बार बार उनकी पोस्टिंग भी हुई और आखिरकार वो बंगाल पहुंच गए। बस यहीं से शुरू हुआ उनके कंट्रोवर्सीज का ये पूरा सफर, जहां उन्होंने कोलकाता पुलिस को हेड किया और अपनी लीडरशिप में कई माओइस्ट लीडर्स और क्रिमिनल्स को धर पकड़ा। इस वक्त ये बंगाल में एसटीएफ और सीआईडी पद पर काम कर रहे थे और इतने एक्टिवली अभियान चला रहे थे साहब कि जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने लालगढ़ आंदोलन को हवा देने वाले सबसे अहम आदमी छत्रधर महतो को पकड़ने में भी भूमिका निभाई। पूरे बंगाल में तब इनके नाम की चर्चा होती थी और ये कारण भी था कि इन्हें जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रभुदेव भट्टाचार्य के सबसे खास आदमी बनने में देर नहीं लगी। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन दोनों की दोस्ती उस जमाने में इतनी खास थी कि उनके कहने पर ये कई काम करवाते थे। तभी तो साल 2009 में भी इन पर यह आरोप भी लगाया गया था कि इन्होंने टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी का फोन टैप करवाया, जो उस समय तत्कालीन रेल मंत्री का काम संभाल रही थी। इसे लेकर तब भी बहुत बवाल उठा था, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप उन पर साबित नहीं हो पाया था। राजीव अपनी पोजीशन पर आराम से काम करते रहे। फिर 2011 में जब ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट को हराकर चुनाव जीती तो वो जानती थी कि राजीव सीएम के सगे हैं और अगर कोलकाता में रहे तो क्लैश चलता रहेगा, इसलिए वो चाहती थी कि राजीव को कहीं दूर ट्रांसफर कर दिया जाए। मगर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें ऐसा ना करने की एडवाइस दी। कमाल था कि उनके इंटरफेरेंस के चलते राजीव सीनियर पद से तो अलग नहीं हुए, लेकिन जनवरी 2012 में एक बड़ा चेंज तब आया जब उन्हें विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में पहला आयुक्त नियुक्त किया गया। इस पद को एक लंबे समय तक उन्होंने बखूबी संभाला और इस दौरान भी पॉलिटिक्स में उनका एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। ममता बनर्जी के सत्ता में आते ही धीरे धीरे वो ममता सरकार के भी करीबी अधिकारियों में शुमार हो गए। दरअसल 2013 में एक बड़ा पावर शिफ्ट सेंटर में चल रहा था और इसी दौरान इतने घोटाले देश के सामने आ रहे थे कि शारदा चिट फंड स्कैम का नाम भी जब खुलकर सामने आया तो इसमें टीएमसी के बड़े लीडर्स का नाम भी आने लगा। ले देकर कमाल ये था कि इस केस की जिम्मेदारी राजीव कुमार के हाथ में है और जब इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने शारदा समूह के अध्यक्ष सुदीप सेन और साझेदार देवजानी मुखर्जी को कश्मीर से गिरफ्तार भी किया। यहाँ टीएमसी लीडर को डर लग रहा था कि भाई उनका भांडा फोड़ ना हो जाए और उनका डर ये वाजिब भी था, क्योंकि नवंबर 2013 में तब बगावती तेवर दिखा रहे टीएमसी सांसद कुणाल घोष को उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन टीएमसी के खिलाफ ये एक इकलौती गिरफ्तारी थी। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने कोई बड़ा एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया और इसी के एक महीने बाद अंजाम ये हुआ साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सीबीआई के हवाले कर दिया।
अब यहाँ सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये स्कैम काफी बड़ा था और राजीव कुमार को जहां इसका भांडाफोड़ करना चाहिए था, वहीं वो इससे जुड़े लीडर्स को बचा रहे थे। उनकी नजर राजीव कुमार के ऊपर भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त तक खामोशी थामे रखी, क्योंकि तब वो सबूतों को इकट्ठा करने और गवाहों से इंटेरोगेशन करने में वक्त लगा रहे थे। इसी दौरान फरवरी 2016 में राजीव कुमार के करियर को एक और उड़ान मिलती है। वो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर बन गए। इससे टीएमसी को लगने लगा कि एक बड़े पद पर बैठा कमिश्नर उनकी जेब में है और वो इसका कहीं ना कहीं फायदा भी उठाने लगे। लेकिन असल परेशानी तब हुई जब विपक्षी नेताओं ने राजीव कुमार पर टीएमसी के लीडर के साथ मिलकर उनके फोन को टैप करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। दरअसल 2016 में ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव से पहले विवाद तब शुरू हो गया जब कई विपक्ष नेता ये कहने लगे कि राजीव की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी से मिली भगत है। यही नहीं, विपक्षी नेताओं ने तो खुली चौड़ में कह दिया कि राजीव कुमार ने टीएमसी के साथ मिलकर उनका फोन टैप कराया और कहा कि वो टीएमसी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अब इन्हीं सभी आरोपों के चलते चुनाव आयोग के निर्देश पर राजीव को पद से हटाना पड़ा। हालांकि ममता बनर्जी इस बात के सख्त खिलाफ थी, लेकिन चुनाव तक वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाई। फिर जब ले देकर चुनाव खत्म हो गए तो फिर से बंगाल की राजनीति में जीती तो ममता दीदी। अब इन्होंने पहले ये काम किया कि राजीव कुमार को उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर वापस बैठा दिया। सेंटर से लेकर विपक्ष तक उनका ये फैसला कई लोगों को चुभा। खुद राजीव कुमार को भी ममता सरकार के क्लोज होने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ममता बनर्जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस घटना के 3 सालों के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से राजीव पर वही आरोप लगाना शुरू कर दिया और फिर आया कहानी में वो मोड़ जिसने राजीव कुमार को मोस्ट कंट्रोवर्शियल अफसर बनाया। 3 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई शारदा चिट फंड घोटाले मामले की जांच के सिलसिले में राजीव के घर उनसे पूछताछ करने पहुंची। अब तक जो एजेंसी सबूत इकट्ठा करने में लगी थी, उसने दुनिया को ये बताया कि इस घोटाले के मामले में उन्होंने कई अहम दस्तावेजों के गायब होने पर राजीव कुमार और कई अधिकारियों को जांच में सहयोग करने को कहा था, लेकिन वो सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश ही नहीं हुए। ऐसे में आखिरकार सीबीआई राजीव कुमार के घर पहुंची, जहां उसका सामना कोलकाता पुलिस के अधिकारियों और गार्ड से हुआ। इन दोनों ने ही सीबीआई को राजीव से मिलने नहीं दिया। स्थिति तो यहाँ तक खराब हो गई कि दोनों की साइड में हाथापाई तक शुरू हो गई। सीबीआई का कहना था कि पहले तो तैनात गार्ड ने सीबीआई टीम को अंदर आने से रोका, फिर इसके बाद कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम के ड्राइवर तक को गिरफ्तार कर लिया और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के रीजनल दफ्तर में जाकर पूरे सीबीआई दफ्तर की घेराबंदी कर दी। अब एक तरफ तो सीबीआई का कहना था कि पुलिस ने उनके 5 ऑफिसर को हिरासत में लिया, वहीं कोलकाता पुलिस का कहना था कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि सीबीआई की टीम बिना किसी वारंट के आई थी। ले देकर जब ये मामला गर्म हुआ तो ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची और इसके बाद तो वो सीधे सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई। उनका कहना था कि सीबीआई ये सब सेंटर के कहने पर कर रही है, जिसकी वजह से राज्य में अशांति फैल रही थी। वहीं सीबीआई के पास राजीव के घर पहुंचने का जवाब तैयार था। उनका कहना था कि चिट फंड घोटाले में दरअसल जब उन्होंने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि एसआईटी ने उनके पास एक लाल डायरी, पेन ड्राइव समेत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे, लेकिन वो सबूत सीबीआई तक कभी पहुंचे नहीं। ऐसे में सीबीआई का दावा था कि एसआईटी द्वारा जब्त लाल डायरी में चिट फंड कंपनी से रुपए लेने वाले नेताओं के नाम थे और उस वक्त एसआईटी हेड राजीव कुमार थे। उन्होंने इन अहम डॉक्यूमेंट्स को सीबीआई को नहीं सौंपा। बस कुछ खास लोगों को बचाने के लिए घोटालों से जुड़े कुछ अहम सबूतों के साथ या तो उन्होंने छेड़छाड़ की या फिर उन्हें गायब ही कर दिया। और ये आरोप लगने के बाद ममता दीदी खुलेआम सेंटर के खिलाफ खड़ी हो गई और इस कंट्रोवर्शियल आईपीएस ऑफिसर की साइड लेते हुए उन्होंने साफ किया कि राजीव के साथ साथ बंगाल के सभी अफसरों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद तो वही राजीव कुमार को लेकर बंगाल और सेंटर में ऐसा घमासान हुआ कि टीएमसी के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन करने लगे। कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके गए और हावड़ा हुगली में ट्रेन को रोक दिया गया। एक तरफ कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर को किले में तब्दील कर दिया गया, जहां बिना इजाजत परिंदा भी पर न मार सके। वहीं सीबीआई अधिकारियों की सुरक्षा के लिए तत्काल केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ बल को तैनात कर दिया। बीजेपी वर्सेस टीएमसी के इस पूरे घमासान में एक सवाल और था
जो कई बीजेपी लीडर्स ने उठाया और जिस पर जनता का भी ध्यान था, वो ये था साहब कि आखिर राजीव कुमार के पास ऐसे कौन से राज थे जिन पर पर्दा डालने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तक भी ये कहते आए कि भैया जब इससे पहले कई टीएमसी लीडर्स जेल गए तब तो ममता बनर्जी ने धरना नहीं दिया, तो फिर आखिर पुलिस कमिश्नर के लिए वो क्यों धरने पर बैठी हैं? ऐसा तो पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री किसी पुलिस कमिश्नर को बचा रही हूँ। इसका मतलब है कि उनका कोई तो राज है जो राजीव की हथेलियों में बंद है। अब इस पर ममता बनर्जी का कहना था कि मेरी पार्टी के नेताओं को जेल में रखा गया, मैंने ये अपमान भी सहा। मैं राज्य की मुखिया हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं सबकी रक्षा करूँ। आप कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर बिना वारंट आ जाते हैं। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बंगाल के सबसे ईमानदार पुलिस कमिश्नर पर सवाल उठाएं, जो सत्यनिष्ठा, बहादुरी और ईमानदारी के साथ 24 घंटे काम करते। कमाल था कि ममता बनर्जी ने केवल एक अफसर को पूछताछ से बचाने के लिए मामला ऐसे घुमाया कि उन्होंने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया कि वो हर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है जहां सत्ता में विपक्षी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मोदी सरकार के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा, हमें न्यायपालिका और मीडिया पर भरोसा है। देश की जनता और मीडिया से मेरी अपील है कि प्लीज देश को बचाइए, लोकतंत्र की रक्षा करिए। मैं अपनी टीम के साथ खड़ी रहूंगी। मेरी नजरों में उनकी इज्जत है। मुझे आज बहुत दुख है, ये संघीय ढांचे का विनाश है। अब इस विवाद को लेकर आगे 70 घंटों तक ममता धरने पर बैठी रही। सिचुएशन तो इतनी आगे निकल गई साहब कि सुप्रीम को बीच में आना पड़ गया और यह फैसला देना पड़ा कि राजीव कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने राजीव को जांच एजेंसी के साथ ईमानदारी से सहयोग करने का भी निर्देश दिया। फिर दिसंबर 2023 तक राजीव राज्य के आईटी विभाग के सचिव के तौर पर काम करते रहे और पिछले महीने फिर उन्हें बंगाल का डीजीपी बनाया गया। और इस फैसले के बाद विपक्षियों की निगाहें एक बार फिर सरकार के साथ उनके गठजोड़ की ओर घूमी है। हालांकि अब जबकि उन्हें पद से हटा दिया गया है तो एक बार फिर से राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। हालांकि कोर्ट ने अभी तक राजीव कुमार को चिट फंड स्कैम मामले में दोषी नहीं माना है, लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि कभी ममता दीदी को जो अफसर फूटी आंख नहीं सुनाते थे, वो अचानक इतने क्या करीबी हो गए कि ममता दीदी उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी राजीव कुमार के हाथ जिससे ममता दीदी नहीं जाने देना चाहती थी? नो डाउट राजीव के करियर से कई विवाद जुड़े रहे हैं और आज की तारीख में वो ममता के करीबी अफसर हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि विवादों ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा है। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।